साथियों, ये जो दिन चल रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को है। इन दिनों में अगर बाबा साहेब की सोच के ऊपर बात ना हो, वो क्या चाहते थे उस पर बात ना हो, और उनकी मूवमेंट कब आकर के रुकी और उस मूवमेंट को एक अलग रंग देने में बहुजन नायक कांशीराम जी का क्या योगदान था, वो मूवमेंट अचानक से कैसे बदली, और भीमराव अंबेडकर और पंजाब के कांशीराम। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की ऐसे ही आवाज़ उठाता रहे और वो बंद न हो, तो आप हर माह अपने 50 रुपये से योगदान देकर आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचा सकते हैं। अपना योगदान दें। दोनों के विचार कहाँ पर आकर के मेल खाए और ये मूवमेंट कैसे चलने लगी, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा हैं। उनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। अशोक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुजन नायक कांशीराम पंजाब से थे और जाति का विनाश, जिसे एक भाषण के माध्यम से लोगों तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पहुंचाना चाहते थे, जो भाषण नहीं देने दिया गया। इस किताब को पढ़ने के बाद कांशीराम जी का जीवन कैसे बदला और एक अलग मूवमेंट कैसे चलने लगी, क्या कारण था, ये किताब में ऐसा क्या था जो कहानी चेंज हुई? सबसे पहले तो संसार जी, आपके इस चैनल के माध्यम से 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले जी की जो जयंती है और उसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, दोनों जयंतियों के शुभकामनाएं सारे समाज को, पूरे बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी को मेरी तरफ से। आपका ये जो सवाल है कि बाबा साहब की एक लिखी हुई किताब जाति का विनाश जो कांशीराम जी ने पढ़ी और उनका जीवन कैसे बदला, थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। कांशीराम जी पंजाब से थे और ग्रेजुएट थे, साइंस ग्रेजुएट थे। पूना में ऑर्डिनेंस डिपो में इनकी अपॉइंटमेंट हो रखी थी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे। उन दिनों ये अर्ली 70s की बात है, कांशीराम जी वहाँ पे जॉब कर रहे थे और वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल की छुट्टी जो है, डायरेक्टर जो वहाँ पे थे ऑर्डिनेंस डिपो के, उन्होंने कैंसिल कर दी। सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट दीना भाना जी जो राजस्थान से थे, उन्होंने इसका विरोध किया और एडमिनिस्ट्रेशन और दीना भाना जी के बीच में एक कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई। दीना भाना जी अपनी एसोसिएशन को लेके वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉक के सामने धरने पे बैठ गए कि ये छुट्टी जो है कैंसिल नहीं की जा सकती, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ SC ST OBC के ही जीवन में परिवर्तन लाने वाले एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि पूरे भारत की ज़िंदगी बदलने वाले शख्स थे। अब तो उनकी गिनती बड़े गिने चुने दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स में होती है और भारत का संविधान भी तो उनके हाथों निर्मित हुआ था। तो एक इतनी बड़ी शख्सियत की छुट्टी कैंसिल होने जा रही थी, तो दीना भाना जी ने एक स्टैंड लिया कि ये नहीं हो सकता। उस एजिटेशन में बाकी भी वहाँ जो SC कम्युनिटी के एम्प्लॉइज़ थे वो शामिल हो रहे थे, जिनमें एक बहुत बड़ा लीडिंग कैरेक्टर DK खापर्डे जी भी थे। ये एजिटेशन चल रही थी उन दिनों में, तो एक चिट्ठी कांशीराम जी के घर से उनके लिए वहाँ ऑर्डिनेंस डिपो में गई। अनफॉर्चुनेटली जो चिट्ठी देने वाला डाकिया था उसको कांशीराम जी लोकेट नहीं हो पा रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उस डाकिये को सुजेस्ट किया कि नाम से पता चल रहा है कांशीराम रामदासिया कि ये शख्स कोई SC है। नॉर्थ इंडिया में SC रामदासिया लिखते हैं, पंजाब में खास करके। तो उसने डाकिये से कहा कि आप जाके वहाँ जो SC एजिटेशन कर रहे हैं वहाँ पता करें। जब वहाँ के डाकिये ने पता किया तो वहाँ भी पता नहीं चला। तो अल्टीमेटली DK खापर्डे जी के दिमाग में आया कि गोरा चिट्टा ऊंचा लंबा आदमी, क्योंकि वो खुद भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे थे DK खापर्डे जी, तो उन्होंने कहा कि एक और साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे शख्स है, मगर वो देखने में ब्राह्मण लगता है या अपर कास्ट लगता है या कुछ उस तरह से लगता है, हो सकता कहीं ये वो शख्स ना हो। तो डाकिये के साथ चल के वो कांशीराम जी तक आए और उन्होंने कांशीराम जी से बात करके पता किया, तो पता चला कि कांशीराम जी ही वो शख्स थे जो वहाँ पर जॉब कर रहे थे। उन्हें चिट्ठी दे दी गई
तो डीके खापर्डे जी ने उनसे पूछा कि जब हम बाबा साहब की छुट्टी कैंसिल होने के उपलक्ष्य में एक एजिटेशन चला रहे हैं और सारे एससी वहाँ आते हैं, तो आप भी एससी हैं, आप क्यों नहीं आते? तो कांशीराम जी ने कहा कि मुझे ज़्यादा आपके एजिटेशन के बारे में जानकारी नहीं है, और मैं बाबा साहब के बारे में तो जानता हूँ मगर इतना ज़्यादा नहीं जानता। तो डीके खापर्डे जी ने एक किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उन्हें भेंट की और कहा कि आप इसे पढ़े। कांशीराम जी ने कई जगह पे इसका जिक्र किया, आप इसकी सच्चाई ज़्यादा तो कांशीराम जी जानते होंगे कि वो किताब मैंने लगातार 14 बार पढ़ी, जब तक कि वो किताब मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई। मैंने भी पढ़ी है, मैंने अंग्रेज़ी में भी पढ़ी, हिंदी में भी पढ़ी और कई बार पढ़ी। ये बात सच है, उसे कई बार पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसमें जो रेफरेंसेस हैं वो आम आदमी की पहुंच में नहीं है और बड़ी स्टडी करनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ से बाबा साहब ने वो रेफरेंसेस लिए हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं जाति पाति तोड़क मंडल जो पंजाब में था, उसके जनरल सेक्रेटरी एक कुम्हार बरादरी के थे, संतराम बीए। वो चाहते थे कि बाबा साहब यहाँ आके हमारे जाति पाति तोड़क मंडल में एनुअल कन्वेंशन में भाषण दें, और बाबा साहब पहले तो माने नहीं क्योंकि वो अपर कास्ट के किसी कार्यक्रम में जाते ही नहीं थे इस तरह के। लेकिन अल्टीमेटली एफर्ट्स थे संतराम बीए जी के, बाकी अपर कास्ट भी थे उसमें ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो संतराम बीए जी को लगता था शायद ही जाति का विनाश चाहते हैं, मगर ऐसा था नहीं। और अल्टीमेटली संतराम बीए जी ने बड़े एफर्ट्स करके बाबा साहब को कन्विंस कर दिया कि आप आगे यहाँ हमें बताएं कि कैसे ये जाति का विनाश हो सकता है। लेकिन बाद में जब बाबा साहब मान गए तो इस अंदेशे में कि वो पता नहीं कौन सा बम ब्लास्ट कर देंगे अपने भाषण में, उनसे कहा गया कि आप अपना भाषण लिख के हमें भेजें। तो बाबा साहब ने कहा जी मुझे प्रिंटिंग के पैसे भेजिए। इन्होंने पैसे भेज दिए, बाबा साहब ने भाषण लिखा और प्रिंट करवा लिया। जब वो भाषण इन्होंने पढ़ा, और ख़ास करके असली बात यह है कि जब वो भाषण गांधी जी तक उसकी एक प्रतिलिपि गई, एक कॉपी गई, और गांधी जी ने उसे पढ़ा, और जब कंक्लूजन में ये बात पढ़ी जो बाबा साहब ने लिखी थी कि जातियों का विनाश तब तक नहीं हो सकता जब तक वो धर्म ग्रंथ जिनकी मान्यता से जातियां बनी और जिंदा हैं उनका विनाश ना कर दिया जाए, या तो उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाए या उन्हें जला दिया जाए। एक बार तो बाबा साहब ने यहाँ तक कहा था कि उन्हें डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। तो इस तरह की बातें जब उन्होंने पढ़ी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, तो गांधी जी ने तो इशारा कर दिया कि ये जो प्रोग्राम है कैंसिल होना चाहिए। और चूंकि बाकी सारे अपर कास्ट के लोग थे, संतराम बीए जी की चली नहीं, और अल्टीमेटली वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर बाबा साहब ने अपने बचे हुए पैसों से और अपने पैसों से उसकी कॉपियां छपवा के बेचना शुरू कर दिया, और जो पैसे आते थे उनसे वो और कॉपियां छपवाते थे। इस तरह मराठी में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, और आज तो दुनिया की हर लैंग्वेज में ये किताब प्रिंट हो चुकी है। और अब तो मुझे सुनने में आया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इस पर रिसर्च होती है, इस पर बाकायदा प्रोग्राम होते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त किताब, इतना ज़बरदस्त वो भाषण जो बाबा साहब नहीं दे पाए, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, जाति पाति तोड़क मंडल का वो जो प्रोग्राम था, तो ये वो किताब थी। ये किताब कांशीराम जी का खुद का कहना है, मैं नहीं कह रहा, उनकी कई जगह उन्होंने ये इसका जिक्र किया है कि जब मैंने इसको 14 बार पढ़ा तो मुझे पता चला कि मेरा ओरिजिन क्या है, मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है, मैं अछूत जाति में क्यों पैदा हुआ, मेरी जाति अछूत क्यों है, जातियाँ आई कहाँ से। तो वो सारी चीज़ें जब कांशीराम जी को समझ में आई तो वो कहते हैं कि 14 बार पढ़ने के बाद जब मुझे समझ में आया तो मैंने ये अहद कर लिया कि मैं बाबा साहब के इस मिशन को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लूँगा। इसमें एडवोकेट साहब, अशोक जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि दीना बाना का नाम जो आता है बीच में, बड़े कम समय में जब लिखित में जो नाम है या जो कहानी है या जो प्रिंट हुआ है, बड़े थोड़े से वक्त के लिए वो नाम आता है, फिर वो नाम गायब हो जाता है। देखिए, दीना बाना वो नींव के पत्थर हैं जिन्हें बड़ी बिल्डिंग में लोग ढूंढते हैं, वो मिलते नहीं। खापर्डे भी नींव के पत्थर हैं। तो अब कांशीराम जी इमारत के ऊपर दिखते हैं, बहुत बड़े दिखते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लीडर बना दिए गए या बन गए, या उनके सेक्रीफाइस ने उन्हें बना दिया, या लोगों ने बना दिया। वैसे तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं फिर ही कोई इतना बड़ा आइकन बनता है। तो अब वो आइकन तो लोग देखते हैं मगर नीम के पत्थरों को लोग नहीं देखते। हुआ ये कि शुरू में जब इनकी एसोसिएशन बनी, और उस वक्त पहले इन्होंने कोशिश की कि बाबा साहब की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अब भी है, बिक चुकी है, तब भी बिक चुकी थी जब ये लोग इकट्ठा हुए थे। दादा साहब गायकवाड़ उसके हेड हुआ करते थे। तो डीके खापर्डे, दीना बाना, कांशीराम और बाकी जो एसोसिएट थे इनके, वो अक्सर उनके पास जाके कहते थे कि इस पार्टी को राष्ट्रव्यापी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए, और जो है मिशन को बाबा साहब को जो है आगे बढ़ाना चाहिए।
दादा साहब गायकवाड़ जानते थे कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है, ये साथ देना चाहते थे, वो साथ लेना नहीं चाहते थे, तो कांग्रेस से उनका अलायंस हो जाता था। उन दिनों भी उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया। 524 सीटें होती थी एमपी की, 523 पे कांग्रेस लड़ी और एक पे दादा साहब गायकवाड़। तो तब डीके खापर्डे जी ने कहा था कि बाबा साहब को 1 सीट मिली और गांधी को 523, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मूवमेंट खड़े करेंगे। फिर 6 महीने तक रिसर्च करने के बाद ये सब लोग बैठे, कोई 150 के करीब इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे, जिसको आप बामसेफ के नाम से आज जानते हैं। इसका ओरिजिन वहीं से हुआ, तो बामसेफ बनाने की बात वहीं से चली। तो वहाँ 6 महीने बड़ी रिसर्च के बाद ये फाइनल हुआ कि हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे बामसेफ करके, 25-30 साल वो काम करेगी। उसके बाद हम पॉलिटिकल फ्रंट भी बनाएंगे, 25-30 साल और काम करेंगे। फिर हम बाबा साहब के रिलीजियस बुद्धिज़्म के कार्यक्रम को भी टेकअप करेंगे। तो ये फिर एजिटेशंस भी करेंगे और अल्टीमेटली हम इस देश की पूरी शासन व्यवस्था पे कब्जा कर लेंगे। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों, इनकी कल्चरल और जो हेरिटेज है पूरा, इस पे हमारा एकाधिकार होगा। और इसमें बेसिक रखा गया था SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, जो कन्वर्टेड SC, ST, OBC से, ओनली दोज माइनॉरिटीज़, इनका संगठन होगा ये सारे का सारा, और ये सारे काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इनको उम्मीद नहीं थी कि 25-30 साल से पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में फैल पाएगी। बहुत बड़ा भारत है हमारा और हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए तैयार होंगे। तो ये फैसला हो चुका था कि 25 से 30 साल इसमें लगेंगे। लेकिन जब लीडर लेके बाहर निकलने की बात आई, तो ये बात जब डीके खापर्डे जी पर आई, तो उन्होंने कहा क्योंकि महार जाति महाराष्ट्र के बाहर नहीं मिलती है, तो मेरी एक्सेप्टेंस शायद इतनी जल्दी पूरे भारत में नहीं होगी, तो किसी और को आगे करते हैं। दीना बाना जी की बात चली तो उन्होंने कहा ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि दीना बाना जी वाल्मीकि समाज से थे, तो उनको लगता था कि शायद सब लोग एक वाल्मीकि को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये बात 1972-73 या 70 के अर्ली 70s के अर्ली पीरियड में अगर देखें तो सच भी लगती है कि शायद सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि दीना बाना का स्टेचर बहुत ऊंचा है, मेरी नज़र में तो बहुत बड़ा स्टेचर है उनका। डीके खापर्डे जी का भी बहुत बड़ा स्टेचर है। तो ये दोनों इन वजहों से उस वक्त अपने आप को रिस्ट्रेन कर गए। फिर वो कहने लगे फिर हम इसका अल्टरनेटिव क्या निकालें। तो डीके खापर्डे जी की नज़र जो है कांशीराम जी पर पड़ी। तो उन्होंने कहा क्योंकि कांशीराम जी की जाति पूरे भारत में हमें मिल जाती है, तो इनकी एक्सेप्टेंस जल्दी हो जाएगी। और अगर ये जॉब छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और लीड करने को तैयार हो जाते हैं, तो हम सब मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम चलाएंगे। और अगर इनकी एक्सेप्टेंस हो जाती है जैसा कि सोच रहे थे, तो हम इस मूवमेंट को बाबा साहब के मिशन के साथ आगे बढ़ा लेंगे और बाबा साहब के मिशन की अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआत इस तरह से हुई और कुछ ही सालों में, क्योंकि ये सोच रहे थे 25 से 30 साल लगेंगे, लेकिन 8-10 साल में ही कांशीराम के माध्यम से ये मूवमेंट इतना ज़ोर पकड़ गई कि 80s में आते आते एजिटेशनल विंग जो नहीं बनाना था वो इन्होंने बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि उस वक्त माना जाता कि डीके खापर्डे और दीना बाना जी अगेंस्ट थे, वो चाहते थे अभी और समय दिया जाए, मगर कांशीराम जी को लगता था नहीं अब समय नहीं दिया जाना चाहिए। रामलीला मैदान दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लोगों का हजूम इतना था कि जगह नहीं बची, तो उनको लगता था नहीं अब हमें शुरू कर देना चाहिए। तो फिर DS4 करके लॉन्च की गई और अगले ही 4 साल में कांशीराम जी ने ये फैसला ले लिया कि अब हमें पॉलिटिकल फ्रंट बना लेना चाहिए। हालांकि उस पर भी बाकियों की राय थोड़ी अलग थी। वो पॉलिटिकल फ्रंट BSP के नाम से उन्होंने बना लिया और उसको लॉन्च कर दिया 1984 में। अगले 2 साल यानी 86 तक आते आते कांशीराम और सुश्री मायावती जी को लेके बाकी संगठन में कुछ कन्फ्रंटेशंस चल रही थी, तो चंडीगढ़ के एक प्रोग्राम में इनकी बाइफर्केशन हो गई। तो कांशीराम जी ने अपना पॉलिटिकल विंग लेके अलग कर लिया और बामसेफ को लेके डीके खापर्डे, दीना बाना और इनके जो एसोसिएट्स थे वो अलग हो गए। उसके बाद क्योंकि पॉलिटिकल, मैं थोड़ी देसी भाषा यूज़ करूँ, वो एक बात होती है लश्कारा। पॉलिटिक्स में लश्कारा बड़ा है, उसमें ग्लैमर बहुत है, उसमें हाई फाई चीज़ें बहुत हैं, चमक बड़ी है। अब कांशीराम जी पॉलिटिकल थे तो उनकी चमक थी। अब नीम के पत्थर थे, डीके खापर्डे, दीना बाना और बाकी 150 से भी ज़्यादा लोग थे, अब तो काफ़ी हो चुके थे उस समय तक। तो वो नीम के पत्थर हमें नहीं दिखते क्योंकि वो अपना काम करते रहे, वो ज़मीन पे अपना काम लगातार करते रहे। और कांशीराम जी ने उस वक्त ये भी कहा था कि बामसेफ का जो मैंने फ़ायदा लेना था या मूवमेंट का फ़ायदा जो था वो हमने ले लिया है, अब मैं पॉलिटिकली चलाऊँगा, आपको चलानी है तो चलाओ, नहीं तो आपकी मर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ थी वो एक कन्फ्रंटेशन लेवल पे आ गई। सो अल्टीमेटली उसके बाद का पीरियड आप अगर देखें 86 के ऑनवर्ड्स लेके, तो कांशीराम जी का पीरियड तो बड़ा ग्लोरियस है, वो तो बड़े पर्दे वाला पीरियड है, एक बड़ा बैनर है। और डीके खापर्डे और ये जो दीना बाना हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये कमरों के अंदर रह के उन दिनों में अपनी मूवमेंट को चला रहे थे। ये नीम के पत्थर बने रहे,
इन्हीं की वजह से ग्रास रूट मूवमेंट जो है, ग्रास रूट मूवमेंट चलती रही और जिंदा है। आज जो आप बड़ी बड़ी चीज़ें देख रहे हैं जो मिशनरी लेवल पे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ में हो रही हैं, वो इनकी मूवमेंट की वजह से हो रही हैं। क्योंकि पॉलिटिकल लश्कारे का बाद में क्या हुआ उस पर आप अगर चर्चा करेंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि कांशीराम जी का अंत तो बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों को उन्होंने ज़मीन से उठा के चीफ मिनिस्टर तक बना दिया, या कैबिनेट मिनिस्टर तक बना दिया, या MP बना दिया, केंद्र में सरकारें हिलाने की ताकत दे दी, बाद में उन्होंने उनके साथ क्या किया, वो एक ट्रेजेडी आप जानते हैं। फिर उनका क्या हश्र हुआ। मैं इसमें अशोक जी ये जानना चाहता हूँ कि लोग ये अमूमन एक सवाल पूछते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि कांशीराम जी पंजाब से निकले और पूरी दुनिया, यहाँ तक कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में उनका नाम है, दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन पंजाब में वो अपनी मूवमेंट को क्यों नहीं चला पाए? उसके साथ लगते हुए जम्मू कश्मीर में उन लोगों ने बड़े दौरे किए, बड़ी सारी रैलियाँ की उन्होंने, यहाँ पर वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए? बजाय इसके कि वो यहाँ कामयाब होते, वो UP बिहार जैसी जगह पर जाकर के कामयाब हुए। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, ये कहावत कांशीराम जी पर भी सही साबित होती है। देखिए, कांशीराम जी के सेक्रीफाइस का लेवल अगर आपको समझना है तो उनकी वो चिट्ठी पढ़ लीजिए जो उन्होंने अपनी माता जी को लिखी थी। उन दिनों कांशीराम जी की किसी MLA की बेटी के साथ शादी की बात चल रही थी, फाइनल होने वाला था, जब कांशीराम जी ने सर कफन बांध के मूवमेंट में उतरने की कसम खाई। अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, 1934 का उनका बर्थ है। तो कांशीराम जी जो हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी, आज के बाद ना मैं घर आऊँगा, ना मेरा घर वालों से कोई रिश्ता होगा, ना मेरे नाम पे कोई बैंक बैलेंस होगा, बैंक का अकाउंट होगा, ना मेरे नाम पे कभी कोई प्रॉपर्टी होगी। बहुत सी चीज़ें उन्होंने उस चिट्ठी में लिखी है। वो सेक्रीफाइस एक बहुत बड़ा म्यार, बहुत बड़ा लेवल उन्होंने अचीव कर लिया। और उस लेवल के साथ जब एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ इंटेलेक्चुअल्स की थी, जिसमें DK खापड़े और दीना बाना जी जैसे नीम के पत्थरों की हम आज बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग थे, खोपरा गड़े थे, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ। एक मनोहर आटे करके थे, जो कि कांशीराम जी के एक साय की तरह उनके साथ रहते थे। किसी होटल में बाबा साहब को किसी ने गाली दी, उन्होंने चाकू मार के उसको मार दिया था, फिर वो 7 साल जेल काट के भी आए थे। हालांकि मर्डर केस में ज़्यादा होनी थी, पर उन्होंने कन्फेशन कर लिया तो थोड़ी कम सजा हुई। फिर आए तो फिर उसके बाद खैर वो कांशीराम जी के साथ नहीं जा पाए। तब तक कांशीराम जी का कद बहुत ऊंचा हो चुका था, और शायद कांशीराम जी ने उनको साथ रखना ठीक ना समझा हो, क्योंकि वो क्रिमिनल के तौर पे देखे जाते थे, मगर बाबा साहब के नाम पे तो वो कुछ भी करते थे। तो मनोहर आटे जैसे लोग भी थे उसमें। तो हुआ क्या कि J&K या पंजाब की जब अब बात करेंगे तो कांशीराम जी ने यहाँ बहुत ज़्यादा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की है, और 25-25 लाख की रैली लुधियाना जालंधर में निकलती रही है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होती थी। उसकी बेसिक वजह क्या है? जिन लोगों पे कांशीराम जी ने राय किया, जिन लोगों को कांशीराम जी ने सेलेक्ट किया इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों ने इस मिशन के बेनिफिट्स रीप आउट करना शुरू कर दी, फसल काटनी शुरू कर दी। कांशीराम जी मरते जा रहे थे समाज के लिए, अपना सब कुछ न्योछावर करते जा रहे थे, पूरी बुद्धि, पूरा बल, पूरा, वो सोते नहीं थे, दिन रात अनथक प्रयास था उनका, अनथक मेहनत थी। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने आगे अपना पैरोकार बना के रखा हुआ था, वो दलाल बनते चले गए। वो कांशीराम और समाज के बीच में एक दीवार बनते चले गए। समाज कांशीराम जी जैसे लोगों को पसंद करता है, जो समाज के लिए मर मिटे, जैसे तथागत गौतम बुद्ध हैं, बाबा साहब हैं, लंबी फहरिस्त है, कबीर साहब हैं, रहदास हैं, संत सैन हैं, गोरे जी महाराज हैं, पीपा हैं, संत पीपा के अलावा आप धन्ना जाट हैं, तो एक बड़ी लंबी चोखा मेला है, बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी फहरिस्त। लोग इनको उनके लिए मरते हैं, मिटते हैं, जान देते हैं। अब कांशीराम जी या DK खापड़े या दीना बाना जी जैसे लोगों के लिए तो कोई भी आज भी जान दे देगा, हम भी दे देंगे। लेकिन कांशीराम जी से छोटी सी गलती क्या हो गई? जिन लोगों को उन्होंने पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में अपना पैरोकार बनाया, वो दल्ले और दलाल बनते चले गए। आप देखिए, उनकी मूवमेंट के टाइम ही कई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में इलेक्शन लड़ने चले गए, उनके होते ही, उनके बनने के बाद तो चले गए, तकरीबन सारे ही चले गए। तो कांशीराम जी की BSP को एक लॉन्चिंग पैड बना के छोड़ दिया। फिर उगराही होने लगी, पैसे इकट्ठे कांशीराम जी के नाम पे होने लगे और उसके गुलछर्रे उड़ाए जाने लगे। फिर जिनको इन्होंने लीडरशिप दी थी, वो पता चलता था कि वो गाड़ियों में झूम रहे हैं, घूम रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। तो वो एक बड़ा लंबा इतिहास है अगर आप उसमें जाएंगे। तो जिन लोगों के कांशीराम जी ने आगे किया, उन्होंने वो वैसी उनकी जो अपेक्षा थी उनसे वो पूरी नहीं की। मैं अगर सादे शब्दों में कहूँ, बिना किसी को ब्लेम किए भी कहूँ, तो उन लोगों ने जो रिक्वायरमेंट थी सेक्रीफाइस की उनकी अपनी, वो नहीं दी। तो कांशीराम जी का अकेले का सेक्रीफाइस तो अब देख ही रहे हैं, आज भी उसका असर है।
लेकिन जो आगे लोगों का सेक्रीफाइस चाहिए था, समाज के प्रति जो समर्पण चाहिए था, जो त्याग और बलिदान चाहिए था, वो उनसे नहीं मिला। और आप देख लीजिए, उन लीडर्स के बच्चे सारे बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टियों में जाके टिकट्स लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी उनकी दलाली का लेवल आप यहीं से समझ लीजिए। जिनके खिलाफ कांशीराम जी मर गए, उन पार्टियों में अब उनके बच्चे हैं। वो खुद भी हैं, अगर जिंदा हैं तो हैं, नहीं तो उनके बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके ज्वाई हैं। अब वो कांग्रेस बीजेपी की रैलियों में दिखेंगे आपको, आप पार्टी में उनके कैंडिडेट दिखेंगे। होना ये चाहिए था, कांशीराम जी रहे या ना रहे, आप तो मिशन के साथ थे, आप कांशीराम के साथ नहीं थे। बेसिक क्या था, कांशीराम जी का जो विचार था आप उसके साथ थे। हम बुद्ध के साथ नहीं होते, हम बाबा साहब के साथ नहीं होते, हम उनके विचार के साथ होते हैं। तो आप जब कांशीराम जी के साथ थे, आप बेसिकली बाबा साहब और अम्बेडकर और बुद्ध के विचार के साथ थे। तो ये आप उस विचार के साथ होते हुए भी भाजपा में, कांग्रेस में, आप में, आरएसएस में, हिंदुत्ववादी संगठनों में जाके उनके तलवे और क्या क्या चाट रहे हो। तो ये सबसे बड़ी कमी रही। अच्छा, एक चीज़ ये कही जाती है कि कांशीराम जी को ये कहा जाता था कि वो मौकाप्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि आप मौकाप्रस्त हैं, अगर आपको बीजेपी के साथ सरकार बनाने का मौका मिलेगा क्या आप बना लेंगे? तो उन्होंने ये कहा था कि क्यों नहीं, हम लोगों को कई सदियों से अवसर नहीं मिले, तो हम अवसरवादी हैं, मौकाप्रस्त नहीं हैं। तो ये जो बात वो कहते थे, क्या इसी चीज़ को ये लोग किसी और एंगल से तो नहीं लेते, जो आज दलाली कर रहे हैं या उनके नाम पर कहीं जा कर के राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, डीके खापर्डे, दीनाबाना और कांशीराम के विचार में ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस था जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। डीके खापर्डे और दीनाबाना को आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा उनका एक क्लियर कट स्टैंड था। SC, ST, OBC, इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, ये जो स्लॉट है, तकरीबन 85% हम इसको कहते हैं, हो सकता है 90 भी हो, तो 85% इसको माना जाता है। उनका ये स्टैंड था कि इन्हीं के दम पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल रेवोल्यूशन होना चाहिए, इन्हीं के दम पे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होना चाहिए, इन्हीं के दम पे रिलीजियस और कल्चरल रेवोल्यूशन होना चाहिए। इन्हीं के दम पे होगा तो हम फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा जो है उसको लागू कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हमें विचारधारा को सरेंडर करना पड़ेगा। मगर कांशीराम जी इसके विपरीत एक स्टैंड लेते थे कि इतनी आसानी से हमें वहाँ सत्ता तक ये लोग नहीं पहुँचने देंगे जो सत्ता हसीन है। तो अगर हमें मौका लगता है तो वहाँ जाके चीज़ों को बदलना चाहिए। अब आज अगर हम देखें 2023 में, आज हम अप्रैल के महीने में इस बात को कर रहे हैं, तो अगर हम उन तीनों कैरेक्टर्स को हम दो मान लेते हैं, दीनाबाना और डीके खापर्डे जी को एक कैटेगरी में मान लेते हैं, कांशीराम जी को हम दूसरी कैटेगरी में मान लेते हैं, तो इनका निचोड़ आज हम देखें। और अगर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि कांशीराम जी का जो एंड हुआ, जितना दुखद उनका अंत हुआ, और अंत के दिनों में जो उनको पता चला, वो भी निचोड़ इसमें जोड़ लें तो मेरा ख्याल है दीनाबाना और डीके खापर्डे जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कहीं ना कहीं गलती हुई थी, बिल्कुल हुई, मेरा मानना हुई। अदरवाइज कांशीराम जी का ये हश्र नहीं किया जा सकता था जो हुआ। ये कहते हैं कि कांशीराम साहब रोया करते थे आखिरी समय में, तो उनको उनके परिवार से नहीं मिलने दिया गया, उनके परिवार के सदस्यों ने कई बार मिलने की कोशिश भी की। तो इसमें क्या कहानी है, ये इसमें क्या रहस्य है? मैं खुद तो प्रैक्टिकली नहीं जानता, यूपी का ये मसला है सारा, लेकिन एक अभी पंजाब के MLA रहे हैं, काफ़ी बार MLA बने, वो कांशीराम जी के बड़े करीबी भी रहे हैं, संगूड़ा साहब, आप शायद जानते भी हों। एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ विजयपुर में, डॉक्टर सतपाल जी ने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं बसपा के। उस कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ मैं भी डाइस पे था, तो संगूड़ा साहब भी मेरे साथ डाइस पे थे। जब उन्होंने भाषण दिया संगूड़ा साहब ने, वो भाषण, अब तब रिकॉर्डिंग नहीं हम ज़्यादा करते थे, मैं चाहता था वो रिकॉर्डिंग होती, तो उन्होंने कांशीराम जी के कुछ बड़े अंदर के फैक्ट्स जो हैं, जो उनको पता थे, जो वो खुद एसोसिएटेड थे कांशीराम जी से, वो उन्होंने वहाँ बताए थे। तो उन्होंने वहाँ खुल के ये कुछ चीज़ें बताई थी। अब तो किताबें भी लिखी जा रही हैं कि कांशीराम के साथ किसने क्या किया, तो उन्होंने बड़ा खुल के बता दिया था कि कैसे उनको ट्रैप कर लिया गया था और किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, क्यों उनके घर वालों को नहीं मिलने दिया गया, क्यों फटाफट लाश का संस्कार कर दिया गया, क्यों उसको लंबे अरसे तक नहीं रखा गया ताकि लोग आके दर्शन कर लेते। कुछ कांग्रेस का भी उसमें रोल वो बताते थे। तो वो सारी चीज़ें जो अब किताबों में शाया हो चुकी हैं, और बहुत सारे लोग जो कांशीराम के बड़े खास थे,
एक डॉक्टर कुरील करके, सॉरी डॉक्टर पता नहीं शायद कुरील करके एक MP रहे हैं, वो भी एक बार जम्मू में हमारा प्रोग्राम था 2016 में, अक्टूबर में हमने किया था। गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, पूरी हर स्टेट से आए थे। तो कुरील साहब ने भी यहाँ आके एक लंबा भाषण दिया, तो वो मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा भी होगा शायद, क्योंकि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमने करवाई हुई है। 3 दिन का हमारा प्रोग्राम था, तो उन्होंने भी अंदर की बहुत सारी बातें बाहर निकाली। उन्होंने भी कुछ किताबें प्रिंट की थी, वो यहाँ बांट के गए थे, मेरे पास पड़ी होंगी। तो वो पूरे इंडिया में अब वो फैल रहा है। तो वो जो चीज़ आप पूछ रहे हैं, आप मेरे से मत पूछिए, वो कुरील जी की किताबें पढ़ लीजिए, या संगूढ़ा साहब का अगर कोई आपके पास लिंक हो वहाँ से ले लीजिए। इसके अलावा आप कुछ लोगों ने तो पूरा लिख भी दिया है, वो अंदर की चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। तो वो कांशीराम जी के साथ बड़ा दुखांत अंत हुआ उनका, और वही जो बड़े अपने थे, बड़े ही खास अपने थे, वो उसमें मेन सरपरस्त थे वो सब करने में, कह सकते हैं। अब हत्या कहने के लिए आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं उनके उस समय में उनसे एसोसिएटेड नहीं रहा, और मेरा इतना ज़्यादा क्लोज उनसे नहीं रहा। मगर जिन लोगों से, जैसे मैंने कहा कि संगूढ़ा साहब का वो भाषण मुझे याद है, मैं था वहाँ डाइस पे उनके साथ, और कुरील साहब का तो उन्होंने तो किताबें भी प्रिंट कर रखी हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सच्चाइयाँ लिखी हैं, अगर उन सच्चाइयों पर जाना हो तो कह सकते हैं। अब आप 2023 में या 24 की इलेक्शन में बहुजन राजनीति को कहाँ देखते हैं? जब ये चीज़ें हुई हैं, ऐसे बहुजन नायक जिन्हें संभालने की ज़रूरत थी, जिनकी सोच को लेकर के चलने की ज़रूरत थी, उनके साथ जो हुआ है, कई लोग उसे कांशीराम जी की हत्या के साथ जोड़ के देखते हैं। कई ये कहते हैं कि जो लोग उनके साथ थे उस वक्त, उन्होंने उनकी भरपूर सेवा की है, वो अपने परिवार से नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए नहीं मिलने दिया गया। ऐसी बातें कही जा रही हैं। अब 2024 में और 23 में बहुजन राजनीति को कहाँ देखते हैं, जब देश के अंदर अलग अलग किस्म के अपने राष्ट्र को बनाने की बात चल रही है? देखिए, DK खापर्डे जी को मैं याद करूंगा आज आपके सवाल को जवाब देने के टाइम। वो अक्सर कहा करते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन अगर हमारा साथ सहयोग करते हैं, तो इसलिए नहीं करते कि वो हमें समर्थन देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें ख़त्म करना चाहते हैं। और माननीय वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे एक रजत शर्मा के इंटरव्यू की बात याद आती है। उसने पूछा, उसने कहा जी आप BSP को समर्थन दे रहे हैं? उसने कहा दे रहे हैं। तो उसने कहा आप इनके विरोधी भी हैं और समर्थन भी देते हैं? उसने कहा ऐसा है कि मुलायम सिंह से हम अकेले, मुलायम सिंह से आमने सामने हम नहीं लड़ सकते, अकेले कांशीराम से भी हम आमने सामने नहीं लड़ सकते, और जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे फिर तो हम इनसे लड़ ही नहीं सकते। अकेले फिर भी चांसेस हैं, कहीं ना कहीं इनको हरा लेते हैं, मगर इकट्ठे हो जाएं, मिले मुलायम, काशीराम हवा में उड़ गए जैसी राम, आपको याद होगा उनका नाम, तो फिर हम हवा में उड़ जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कांटे से कांटे को निकाला और दोनों कांटे फेंक दिए, दोनों को बर्बाद कर दिया। ये स्टेटमेंट था वाजपेयी का। अब इसकी लो में आप देखिए कांशीराम जी कितने रेलेवेंट हैं। कांशीराम जी का 23-24 में भी प्रभाव है, और उन्होंने कम से कम एक चीज़ तो करके दिखा दी। देखिए, कांशीराम जी के सामने आने से पहले लोगों के अंदर एक कुंठा थी, खास करके मैं अपने SC समाज के भाइयों बहनों की अगर बात करूं, तो एक दबी प्रॉब्लम थी अंदर, एक हम कहाँ MP बन सकते हैं, हम कहाँ CM बन सकते हैं, हम कहाँ PM बन सकते हैं, हम कहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। नहीं, बहुत कमी, मतलब साइकोलॉजिकली उनको लगता था नहीं हो, क्योंकि है ही ऐसा, स्ट्रक्चर ही ऐसा था समाज का, हो ही नहीं सकता। तो कांशीराम जी ने जब पहले पॉलिटिकल पार्टी से पहले एजिटेशनल विंग DS4 बनाया, फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो उनका नारा कुछ ऐसा था, ठीक है ना। उसमें उन्होंने जूते मारने तक की बात कह दी थी, मतलब उन जातियों को जो इनको दबाते थे, और ओपनली वो स्लोगन चलते थे। ये अपने लीडरों को भी कांशीराम गाली निकाल करके संबोधन करके बड़े गुस्से से बुलाया करते थे। इनकी हरकतों को देख के वो ऐसा किया करते थे, क्या था? बिल्कुल, इनकी हरकतों को देख, अब देखिए एक आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया, अब संसार ही समझने वाली बात, मैंने सब कुछ त्याग दिया, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने सब त्याग दिया। त्यागा किसके लिए? समाज के लिए। अब समाज के लिए मुझे लीडर तैयार करने हैं, तो जिन लीडरों को मैं समाज के लिए तैयार करता हूँ वो सारे अपने लीडर नहीं है, वो ठेकेदार बनते जा रहे हैं। वो सारे के सारे जो हैं समाज के विपरीत काम कर रहे हैं, मिशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा। हालांकि गुस्सा आना नहीं चाहिए, एक लीडर का गुस्सा, मगर आज जायज़ है। सब कुछ मैंने अपना जला के राख कर दिया कि मैं समाज को कहीं पहुंचाना चाहता हूं, और मेरे और समाज के बीच में मैं जिसको खड़ा करता हूं बिक जाता है, टूट जाता है, कहीं ना हम उसको समाज के लिए तैयार कर रहे हैं, वो जाके कहीं और सांठगांठ कर लेता है। तो वही स्थिति है, जैसे कांशीराम जी ने कांग्रेस जब BJP के साथ समर्थन लेना या देना शुरू किया तो कईयों के दिल टूटे, जैसे मेरा भी टूटा, मैंने छोड़ दिया।
मैंने 1990 में ही कांशीराम जी के साथ मेरा इसी बात पे कुछ इख्तलाफात हुए, तो मैंने, क्योंकि हमें ये बताया जाता था, कांशीराम जी खुद कहते थे कांग्रेस और बीजेपी में एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों हमें डसते हैं। और बाद में जब इन्होंने समर्थन लेने देने की बात अभी शुरू ही की थी उन दिनों में, तो मेरी एक मीटिंग हुई थी, मायावती जी के घर में हुई थी, रैली थी एक रामलीला मैदान में। उसके बाद तो ये बीपी सिंह की गवर्नमेंट जाने के कुछ दिन पहले की बात है, तो तैयारियां शुरू हो गई थी इलेक्शन की सारी, उन दिनों की बात है। तो फिर वहाँ मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तब मैं यूथ और स्टूडेंट प्रेसिडेंट हुआ करता था, मैंने फिर रिज़ाइन कर दिया, उन्हीं के सामने कर दिया था। और यहाँ आके हमारे गिरधारी लाल भगत जी होते थे स्टेट प्रेसिडेंट, यहाँ आके मैंने रिटर्न में उनको दिया। हालांकि वो चाहते थे मैं काम करूँ, मगर वो इख्तलाफात बढ़ गए थे, तो मैं नहीं चाहता था कि बसपा कभी कांग्रेस या भाजपा से समर्थन ले या उसको दे। मैं इसमें डीके खापटी जी के समर्थन में हूँ। मैं इस ओपिनियन का हूँ कि चाहे मैं 20 साल और वेट करना पड़े, अपने बूते पे बनते तो आज हम सब कुछ बदल नहीं देते क्या? तो बदल लेते। तो खैर कांशीराम जी की सोच को मैं आज भी मानता हूँ, बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनका अपना सोचने का ढंग था। तो वही जो उन्होंने किया वो उनके साथ भी कहीं पहले से भी हो रहा था, फिर बाद में भी हुआ, तो इसलिए वो गालियाँ देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। कहानी कांशीराम जी की, अंबेडकर साहब के साथ जुड़ने की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ कैसे जुड़े, जाति का विनाश किताब जब उन्होंने 14 बार पढ़ी, उसके बाद उनके अंदर क्या विचार आए और उन्होंने क्या करना था, क्या करना चाहा, आखिरी समय में उनके साथ क्या हुआ, उनकी हत्या हुई, उनकी नेचुरल मौत हुई, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये सवाल है, जिस भूमि से उनका जन्म हुआ, वो पंजाब की भूमि, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में उनका प्रभाव होना चाहिए था। हम ये नहीं कहेंगे उनका प्रभाव नहीं है, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक तौर पर वो मजबूत क्यों नहीं हुए, ये कारणों को हमने समझने की कोशिश की और आप तक ये वजह पहुँचाने की जो वजह थी, जो आप समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की।